बाया साइड में घात लगाकर बैठे नक्सली मेरे को गोली मारे। जो गोली इधर से घुसा और शायद इधर से निकला और हॉस्पिटल में पता चला आर पार हो गया। गिर गया मैं। गिरने से फिर गोली चलाए, हड़बड़ा रहा था तो ये वाला पाँव में घुटना के नीचे आर पार हड्डी तोड़ के गोली पार हो गई। नक्सली हमारे ऊपर घटना को अंजाम दिए, जिसमें नक्सलियों ने पीछे से आकर के 3 फायर किए। 3 फायर में से 2 फायर गोली मेरे भाई के सीने में लगा पीछे से, और तीसरा गोली उसके कोहनी को लग करके मेरी जान को छलनी करके निकल गया। इस तरह हमारी जो घटना है लगभग हमारे सभी भाइयों के साथ हुआ है। वो किसी आईडी के चपेट में आए हुए हैं या किसी गोली कांड के चपेट में आकर के, सभी का यही दुख है। ब्लास्ट के चक्कर में रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। टांग पे भी कुछ घुस गया था, राड जैसा ऑपरेशन हुआ। उसके चलते पैर में भी ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, ज़्यादा भारी चीज़ उठा नहीं पाती हूँ। आईडी बम ब्लास्ट हुआ। इसके चपेट मेरे पति की हाथ टूट गई, दांत ऊपर नीचे का टूट गया। मैं प्रेगनेंट में, हम लोग पूरे 9 लोग थे। मुझे यहाँ पे तो कांच गड़ा, यहाँ पर टाका लग गया, चिल्ला गया, मस्तक में लगा था। यहाँ खून इतना गड्ढा जम गया था, पैर पूरा डीमर, मतलब पूरा एकदम काम करने सकने नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश। मैं हूं कृति मिश्रा। सरकार वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विकास, प्रोसिक्यूशन और ऑपरेशन के तीनों मोर्चों पर रणनीति के साथ एक सफल लड़ाई लड़ रही है। वामपंथी उग्रवाद मानवीय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी समस्या है, जिसके खिलाफ दोगुना गति से काम करके इसे पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत है। मार्च 2026 से पहले देश में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा वामपंथी उग्रवाद। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये नक्सली हैं कौन, वो चाहते क्या हैं? एक लोकतांत्रिक राज्य में जहां जनता द्वारा बहुमत से सरकार चुनी जाती है, वहां नक्सलियों के इस प्रकार के हिंसक आंदोलन का क्या औचित्य है? नक्सलवाद का विकृत चेहरा। इसकी बस्ती में मानवता की कोई बयार नहीं बहती। ये पशु युग की वापसी का उपक्रम है, जिसके मूल में है हिंसा और सिर्फ हिंसा। नक्सलवाद मानवता और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ अभियान अब निर्णायक मोड़ पर है। सरकार मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को देश से पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। आतंकवाद हो या नक्सलवाद की समस्या, पिछले 4 सालों में
इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने की देश की क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी। इस स्थिति को दो बातों से समझा जा सकता है। एक तो नक्सली क्षेत्रों में आई हिंसा में कमी से, दूसरा इन क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से। एक तरफ जहां हिंसा फैलाने वालों को पूरी सख्ती की है उन पर, वहीं नक्सलवाद प्रभावित इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम किया है। समाज के आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के तथाकथित उत्थान एवं सशक्तिकरण को अपना एकमात्र घोषित सरोकार बताकर नक्सलियों द्वारा चलाया जा रहा हिंसक आंदोलन न सिर्फ अपनी महानता के दावों के विपरीत गरीबों को और गरीब एवं पिछड़ा बना रहा है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा है। क्या नक्सली समाज के उस तबके के सही प्रतिनिधि हैं जैसा कि वो दावा करते हैं? जो तबका विकास यात्रा में लगातार सुनियोजित तरीके से हाशिए पर धकेला जाता रहा। स्कूल भवनों को बारूदी सुरंगों से उड़ाना, सड़कों, अस्पतालों, पुलों जैसी आधारभूत संरचनाओं को ध्वस्त करना, मुखबिरी के भेष में तालिबानी तरीके से गला रेत कर या लाठी से पीट कर आम ग्रामीणों की हत्या करना और अंतिम तौर पर समाज में हिंसा का आतंक फैलाना, क्या इसको सामाजिक क्रांति माना जा सकता है? कोसी माड़वी बस्तर में त्योहारों का समय था और अपने पति के साथ अपनी बेटी से मिलने जा रही थी। बड़ी प्रसन्नता थी कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ, उसके ससुराल जा रही थी। लेकिन आज कोसी माड़वी को पता नहीं था कि आने वाले कुछ क्षण के बाद मैं अपनी बेटी को जीवन भर के लिए नहीं देख पाऊंगी। आज वो कोसी बेटी के घर जाने से पहले आईडी की चपेट में आ जाती है और पूरे जीवन भर के लिए उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं। नक्सली लोग हमारे भोले वाले जनजाति समाज के लोगों को आए दिन वहाँ पर बम लगा करके, आईडी ब्लास्टिंग करके, उसके चपेट में आकर के हमारे जनजाति समाज के भाई बहन लोग लगातार उसके चपेट में आने से, किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख की रोशनी चली गई है, किसी का हाथ कट गया है। ऐसे लगभग पिछले 40 वर्षों में 8000 अपने हमारे कोई माताएं अपने बेटा खोया है, कोई भाई खोया है। ऐसे 8000 लोगों को हमने देखा है और लगभग 1200 से अधिक ऐसे अपनी शरीर की सक्षमता खो चुके हैं आईडी ब्लास्ट के चपेट में आकर के, बम ब्लास्ट के चपेट में आकर के। जो निर्दोष किसान लोग हैं, गांव में अपना जीवन यापन करते हैं, जो उनको ना पुलिस से मतलब है ना नक्सली से मतलब है, ऐसे लोगों को जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक घायल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ के गिने चुने क्षेत्रों तक सीमित रह गई है। बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, सबसे अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सबसे ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार देश से इस समस्या के खात्मे के प्रति कटिबद्ध है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा के स्थान पर लोगों में विकास के प्रति विश्वास जगाने का काम किया है। केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद की पैदा हुई विकास के अभाव की खाई को पाटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की दृढ़ता के कारण 2019 से 2024 के दौरान कई राज्य वामपंथी उग्रवाद से लगभग पूरी तरह मुक्त हुए हैं। समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ
अंतिम प्रहार किया जाए। वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। विगत 4 दशक में वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब 17,000 लोगों की जान गई है। 17,000 लोग, चाहे वो नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए युवा हो, चाहे सीएपीएफ के जवान हो, चाहे आम नागरिक हो, 17,000 लोगों का जान इस समस्या के कारण गया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया, दोनों दृष्टि से। एक तो जिनके हाथ में हथियार है उनको हथियार छुड़ाने का प्रयास करना, और नहीं छोड़ते हैं तो उनको एंगेज करना, और दूसरा एक क्षेत्र में विकास का जो अभाव दिखाई पड़ता था, व्यक्तिगत विकास, गांव का विकास और क्षेत्र के विकास, ये 3 लिंब में ये पूरे क्षेत्र को विकास की दिशा में पूरे देश के अनुरूप एक स्तर पर लाना। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सरकार के विषय हैं। हालांकि भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद यानी कि LWE से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता करती रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और उनकी पात्रता को सुनिश्चित करने आदि से संबंधित एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई। सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, प्रशिक्षण, सुरक्षा संबंधी व्यय और विशेष बुनियादी ढांचा योजना जैसी कई योजनाओं के माध्यम से निधियों का प्रावधान, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए निधियों, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करना, सभी साधनों से सुसज्जित पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है। वहीं विकास की दृष्टि से केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, मोबाइल टावरों की स्थापना, बैंकों, डाकघरों के नेटवर्क में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार सहित कई उपाय किए हैं। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को वामपंथी हिंसा में मारे गए नागरिकों, सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं, आत्मसमर्पण करने वाले LWE कैडर के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई संपत्ति की क्षति हेतु सुरक्षा बल कर्मियों और आम नागरिकों को मुआवजा आदि के प्रावधानों के माध्यम से राज्यों की क्षमता निर्माण के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 2018-19 के बाद से 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा शामिल हैं। सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 17,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की स्वीकृति मई 2014 के बाद की गई है। स्वीकृत सड़कों में से 13,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें से 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का निर्माण मई 2014 के बाद किया गया है। दूर संचार कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावर परियोजना के पहले चरण में 2300 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इनमें से 500 से ज्यादा मोबाइल टावर छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। मोबाइल टावर परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 2500 से ज्यादा मोबाइल टावरों की स्थापना हेतु कार्यादेश जारी किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 971 मोबाइल टावर शामिल हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में
तकरीबन 300 मोबाइल टावर कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के वित्त समावेश के लिए वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 30 जिलों में अप्रैल 2015 के बाद से 955 बैंक शाखाएं, 800 से ज्यादा एटीएम स्थापित किए गए हैं और 30,000 से ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स तैनात किए गए हैं। पिछले 8 वर्षों में 90 जिलों में 4,900 से ज्यादा नए डाकघर खोले गए हैं। इनमें से 1100 से ज्यादा डाकघर छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं। कौशल विकास के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में तकरीबन 50 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जनजातीय ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें से 45 छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इन नीतियों के कारण पूरे देश में वामपंथी हिंसा में लगातार गिरावट आई है। 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 76% की कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल एवं नागरिकों की मौतों के आंकड़े में भी कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसा के भौगोलिक विस्तार में भी कमी आई है और हिंसा की सूचना देने वाले जिलों की संख्या भी घट गई है। 2018 के आंकड़ों की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 36% की पर्याप्त कमी आई है। इस हिंसा में सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत की संख्या में भी कमी आई है। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 22% की कमी आई, जबकि इन घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 60% की कमी आई। नक्सलियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन पर भारी पड़ रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF छत्तीसगढ़ के बस्तर के सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4,000 से ज्यादा अधिक कर्मियों वाली 4 बटालियनों को तैनात कर रहा है। ये मार्च 2026 तक माओवादी समस्या को समाप्त करने के केंद्र सरकार के नवीनतम संकल्प के अनुरूप एक निर्णायक लड़ाई शुरू करने की रणनीति का हिस्सा है। घने जंगलों से लेकर बीहड़ तक के इलाकों में इस फोर्स को नक्सल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तैनात किया जा रहा है। चूंकि जंगल और बीहड़ में छुपे नक्सलियों और चरमपंथियों से निपटने के लिए उन्हीं की तरह समझ और टैक्टिक्स अपनाने की जरूरत रहती है, इसलिए CRPF की गुरिल्ला और जंगल वॉरफेयर में महारत रखने वाली यूनिट को तैयार किया गया है और नाम रखा गया है कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। From national security point of view, this is the most important force to fight Naxals, and it has successfully discharged its duties in the sense that it's not a claim, but the fact is that you don't have Naxalism in Bihar today, and Cobra played a major role in dislodging them from a very big stronghold of Chakrabandha. Then in Jharkhand you had the strongholds of Maoists were in Buda Pahad and Saranda forests. So both these areas have been totally cleared and only some remnants are left in Kolhan region, which again where right now Cobra is doing an extremely good job. But the major focus has been the South Bastar area, and results are there for all to see. The force is doing an excellent job, and in due course, in a short time period, we are looking at clearing that area as well. Initial stage, if we look at, the Maoists had a very big advantage, that is of knowing the terrain. They were masters of that terrain. We were entering into their areas, and Cobras, the main component of that, are drawn from all over the country, so they had very little idea about the terrain. So that was a huge challenge.
Now, over a period of time, the CRPF and the Cobras have got very well equipped, both in terms of say weaponry. So, night vision, thermal imagers, all these things have come. But a very big game changer, if I have to point out, that there are two things. One is the very advanced armored vehicles we have brought in, 8-wheeled vehicles. They have a 360-degree view when it comes to taking on the enemy. So that is a very good acquisition of the CRPF, I would say. And the second is the drones, the surveillance drones. Now we have each of my vulnerably located camps. They are well equipped with drones, which they send out for surveillance. They can cover a large amount of area. They can also to an extent penetrate the foliage, and aided by very good technology and aided by some other agencies as well, we get a very good view of their movement and their activities. So it acts as a huge check on them as well, because in jungles beyond a point your visibility is restricted. So every time you are moving out, you are totally dependent on what you can see physically. But with the eyes in the sky, you are assured of a lot of clarity of what lies ahead of you. सीआरपीएफ ने विशेष भर्ती अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक इलाकों के रहने वाले कई आदिवासी युवकों को नौकरी दी है। ये आदिवासी युवा ज्यादातर बस्तरिया बटालियन का हिस्सा हैं, जिसका नाम छत्तीसगढ़ के तत्कालीन अविभाजित बस्तर जिले के नाम पर रखा गया था। सीआरपीएफ ने 2016 में किया था बस्तरिया बटालियन का ऐलान। इस अभियान में अब तक कई आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण के बाद सीआरपीएफ ने तैनात किया है। इन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है। इस तरह की बटालियन बनाने के पीछे का मकसद नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। जिन लोगों को भर्ती किया गया है वे स्थानीय भाषा जानते हैं और चरमपंथियों के बारे में आसानी से खुफिया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इससे स्थानीय आबादी में एक सकारात्मक संदेश जाता है, क्योंकि इससे मूल आदिवासी सीधे सीआरपीएफ से जुड़कर सरकार से भी जुड़ते हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के माध्यम से मोदी सरकार ने नक्सलियों को ये संदेश दिया है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलियों के मानव अधिकारों की वकालत करने वालों को नक्सलवाद के कारण पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का पूर्ण उन्मूलन हो जाने से बस्तर एक बार फिर सुंदर, शांतिपूर्ण और विकसित हो जाएगा। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। अब गांव के लोगों को मदद मिल रही और यही तो सामाजिक न्याय है और यही तो सबका साथ सबका विकास है।
इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.